चलो मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक्स प्लस वन। ठीक है, मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूं एक्स इज इक्वल टू वन पर। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू निकालूंगा पहले, टू सर। फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि x की जगह आप 1 रख दो तो 1 + 1 2, सिंपल है। आप 1 पर खड़े हो, फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम लिमिटिंग वैल्यू पर आते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है ना? लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? एलएचएस भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लिमिट की एक वैल्यू एलएचएस से भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, आरएचएस से भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों को इक्वल भी होना चाहिए, है ना? अगर एलएचएल यानी लेफ्ट साइड से एक लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड से भी कर रही है, लेकिन दोनों अनइक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता, तब तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर रख दिया हमने राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके लिए हमने ऐसे डिफाइन कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि x + 1, और इसके लिए हमने कह लिख दिया यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, जहाँ पर एफ एक्स क्या है? x + 1। अब हम बारी बारी से दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, जल्दी जल्दी। यहाँ पर लिखा x, यहाँ लिखा एफ एक्स, यहाँ पे लिखा x, यहाँ लिखा एफ एक्स। तो 1 से थोड़ा छोटा तो मैंने रखा 0.9 मान लो, तो क्या मिल जाएगा? एफ एक्स 1.9। फिर मैंने रखा मान लो 0.99, तो ये मिल जाएगा मुझे 1.99, है ना? फिर अब ऐसे लिख देते हैं कुछ भी, तो ये मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक, इसको यहीं छोड़ा, आरएचएल में आ गए, तो ये 1 से थोड़ा बड़ा है, तो 1.1 रखा, तो एफ एक्स आ जाएगा 1 + x था, तो ये 2.1 आ जाएगा, और पास गए 1.01, तो ये आ जाएगा 2.01, और पास गए हम 1 के, तो 1.00001 ऐसे रखा, तो ये आ जाएगा 2.00001, ऐसा आएगा। ठीक है, इसको फिर से दिखाने का मतलब क्या था कि हम कुछ समझना चाहते हैं कि जैसे जैसे x, हाँ बोलो सर। 1.00 आप लिए हैं और 1 प्लस दिया है, तो 1 रख सकते हैं सर? कुछ भी रख सकते हो, ये तो मैं चाहता हूँ मेरा एक फंक्शन है x + 1, तो x जब 1 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? मैंने वो देखा 2, और x जब 1 को अप्रोच करेगा तब हम लिमिट कैसे निकालेंगे, हम वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना? तो हमने यहाँ पर 1 रखा ऐसे, तो x जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है, एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? x जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स 2 की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ से लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ देखो आरएचएल में x जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है, एफ एक्स किधर जा रहा है? 2 की तरफ। ये भी 2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? बराबर है, तो दोनों को कंबाइन करके हमने एक चीज लिख दी, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, और ये जो पूरा आया 2, इसको हमने बोला लिमिटिंग वैल्यू, इसको हमने बोला लिमिटिंग वैल्यू। तो आप कहोगे कि ये सब चीजें तो हम पढ़ ही चुके थे, क्यों पढ़ाया जा रहा है अभी? अभी बताता हूँ क्यों पढ़ाया गया उसे।
एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 आया था, ऊपर में देखो आप, क्या था ना, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू एट 1 क्या आया था, 2 आया था, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 चीजें क्या क्या है, एक एक करके लिख देता हूँ। पहला है फंक्शनल वैल्यू, आप मुझे आंसर बताते जाओ। फंक्शनल वैल्यू ये कितना है फंक्शनल वैल्यू, सर 2 2 है। सर 2 2 दोनों 2 लिमिटिंग वैल्यू सर 2 2, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 3 चीजें, 2 तो आपको दिखाई दे गई, तीसरा क्या है वही बताने के लिए सब कहा था। तीसरा ये fx, तीसरा ये fx है। देखो जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये fx की वैल्यू नहीं है, वो इसकी वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू है ये। इस पूरे को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ये fx भी तो है। अगर कोई पूछे, हालांकि ये आपसे इतने डेप्थ में जाके कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इस वाले fx की वैल्यू क्या है, तो देखो ध्यान से ऊपर जाकर के, ये 2 नहीं है, ये टेंडिंग टू 2 है, दिख रहा है ये 2 की तरफ जा रहा है ये fx, ये 2 नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर इसके अंदर का जो fx है उसके बारे में पूछा जाए तो ये होगा ये 2 की तरफ जा रहा है, और फंक्शनल वैल्यू में एग्जैक्टली 2 है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो फंक्शनल वैल्यू वाला fx है और जो लिमिट के अंदर वाला fx है उनमें क्या अंतर है। जो फंक्शनल वैल्यू वाला fx है वो एग्जैक्ट होता है, वो एग्जैक्ट होता है। जो लिमिट के अंदर वाला fx है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, टुवर्ड्स। और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी एग्जैक्ट होगी ऑब्वियसली। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई या इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताओ। फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू सर क्लियर है। एंड लिमिटिंग वैल्यू के अंदर वाला जो एफेक्ट्स है वो भी है ना, तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सभी को लिमिटिंग वैल्यू क्या है और फंक्शनल वैल्यू क्या है ये सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। और लिमिट्स का मतलब केवल लिमिट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर वेरी मच इनटू द करेंट चैप्टर, है ना। लिमिट्स का मतलब हो गया कि हम कंटिन्यूटी भी, इंट्यूटिवली हम मान के चल रहे हैं कि कंटिन्यूटी भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आया कि क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए हमें, क्यों सीखना है। तो पहली चीज तो ये कि लिमिट से ही कैलकुलस की शुरुआत होती है, और कैलकुलस बिना ग्राफ के आप नहीं समझ सकते। यही रीजन है कि आपने 10th तक जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी होगी तो आप क्या यूज करते थे, डिग्रीज यूज करते थे, और 11th-12th में क्या यूज करने लगे, रेडियंस यूज करने लगे, है ना। क्यों, क्योंकि डिग्रीज के साथ आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। मैं अगर आपसे बोलूं कि 30 डिग्री है, इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो इसको कैसे प्लॉट करोगे, आपको कैसे पता 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, कैसे कैसे बनाओगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन रेडियंस के साथ बहुत आसान है प्लॉट करना, क्योंकि रेडियन क्या एक रियल नंबर है, 1 रेडियन भी होता है, 2 रेडियन भी होता है, 3 रेडियन भी होता है, तो रेडियंस के साथ ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान होता है। यही रीजन है कि हम डिग्रीज को पीछे छोड़ देते हैं और कैलकुलस में जब एंटर करते हैं तो सिर्फ रेडियंस की ही बात करते हैं, और अगर स्पेसिफिकली आपसे डिग्रीज पूछा जाए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लिमिट्स भी बिना ग्राफ के नहीं समझा जा सकता। तो मान लो मेरे को कहा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 4 fx, इसका मतलब बताओ ये क्या है। हमने अभी तक जो लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, उसका मतलब क्या है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऐसा होगा, और जो राइट हैंड लिमिट है वो लिखते ऐसे। अब इसके मतलब अभी हम बात करें। तो क्या मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x), उसका कुछ ग्राफ होगा। तो मान लो उसका कुछ ऐसे ग्राफ है, कुछ भी, ये मान लिया f(x) और ये मेरा x एक्सिस है। मुझे बात करनी है से 4 के आसपास बात करनी है, तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। x इज इक्वल टू 4 पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आती है, LHL की बात आती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट में कोई ग्राफ है क्या f(x) का। तो हमने देखा कि हाँ, x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट में f(x) का एक ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर हमने चलना शुरू किया, और चलते चलते हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 4 पर वर्टिकल एक्सिस जो हमने बनाया है, वहां पर ये ग्राफ किसी पॉइंट के पास जा रहा है क्या, किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है क्या। मान लो ये है 4, ये y एक्सिस है, और ये है मान लो 4। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम ग्राफ पर चल कर के वर्टिकल लाइन की तरफ गए, यानी x इज इक्वल टू 4 जहां पर है उस वर्टिकल लाइन पर गए, तो जो ग्राफ है वो 4 की ओर, y इज इक्वल टू 4 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से हमने लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f(x), इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। फिर हम RHL के पास गए, तो RHL के लिए हमने फिर से देखा कि क्या x इज इक्वल टू 4 जो वर्टिकल लाइन है जहां पर, उसके राइट साइड में क्या f(x) का कोई ग्राफ है क्या। तो हमने देखा कि है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है। तो हम इस ग्राफ पर चलते गए, फिर देखा कि क्या ये किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो हाँ, ये एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो वही उसकी वैल्यू होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f(x), यहाँ पर हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 4, राइट हैंड लिमिट आ गई 5। तो क्या 4 और 5 बराबर होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब x टेंड्स टू अप्रोच f(x) जो होगा उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो हमने बताया है ना, ओपन सर्कल बनाया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो इस लाइन पर लाई नहीं कर रही है। तो इसको पहले यहाँ लिख दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं बताता जाऊंगा। मैंने ये कहा कि यहाँ पर ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 4 वाले लाइन पर, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन f(x) में x को 4 रखता तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बात नहीं की, क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या बात करें। दूसरा केस लिया सेम, ये x एक्सिस है, ये मेरा x इज इक्वल टू 4 है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये है 3 और ऐसे जा रहा है। तो ये लेफ्ट साइड से है, ये राइट साइड से है। तो हमें LHL निकालना है, हमें LHL निकालना है। तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f(x). तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट में ग्राफ है क्या, तो ग्राफ है। हमने ग्राफ पर चलना शुरू किया, देखो एक्सिस पे नहीं चलते हैं, ग्राफ पर चलते हैं, ग्राफ पर चलना शुरू किया। चलते चलते जैसे ही x इज इक्वल टू 4 पर जो वर्टिकल लाइन था उसके पास पहुंचे, हमने देखा या हमने पूछा कि क्या ये ग्राफ किसी पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो फिर वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी यहाँ से। तो ये 3 की ओर अप्रोच कर रहा है तो 3 आ गया।
फिर हम RHL की लिए बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख लिया। फिर हमने देखा कि क्या राइट साइड में x इज इक्वल टू 4 में कोई ग्राफ है क्या, तो यहाँ पर ग्राफ मिल गया। ग्राफ पर चलना शुरू किया, चलते चलते देखा कि जैसे ही x इज इक्वल टू 4 तक पहुंचे, वहां पर ये जो ग्राफ है किसी पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो फिर वही उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये 3 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों बराबर भी हैं। तो फिर हमने इस बात को लिख लिया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर है, दिस इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उनको एक साथ क्लब करके ऐसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 4, सॉरी दिस इज इक्वल टू 3। देख लो ये ओपन सर्कल है। अब मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता कि ये मान लो क्लोज सर्कल है ऐसे, और ये 2 है, y की वैल्यू यहाँ पर, ये y एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, क्लोज सर्कल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब fx में मैं जब x की जगह 2 रखूंगा, सॉरी x की जगह 4 रखूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2, यानी कि एक्चुअली इसका मतलब ये है फंक्शनल वैल्यू इसकी 2 आ रही है, इसका मतलब यही है। तो क्या यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर है, तो आंसर मिला नहीं। तो लिमिट, सर हाँ बोलो। सर ये x की वैल्यू 4 रखने पे 2 कैसे मिला सर? ये 2 मिला कैसे, ये नहीं, ये मान लो ऐसा है ना, ये मैंने तो अपने से कुछ एग्जांपल लिया ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा आया है, ये मैंने ऐसे ही 2 मान लिया, ठीक है। मैंने देखो सर एक दिक्कत है सर, बोलो थोड़ी प्रॉब्लम है बोलो। सर। एक्चुअली सर आपने जब अभी x को लिमिट में सर -4 लिया सर, तब 3 आया सर। मानता हूँ सर कि आप सर वो कैसे आया सर? एक्चुअली आप 3.9 लेंगे सर, -4 से कम लेंगे तो नहीं सर नहीं 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 3.99। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम नहीं समझे, फिर से सर आपको एक और बार दिखाता समझा हूँ, दीजिए सर। फिर नहीं से सर, आपको दिखाता हूँ, जो ऊपर में बताया गया उसको फिर से एक बार जल्दी से समझो। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जैसे जैसे ग्राफ के ऊपर चल रहे हैं, देखो हम जैसे जैसे, हमारा वहां पर क्या था, x इज इक्वल टू 4 था, यहाँ पर 1 था, हम जैसे जैसे 1 की ओर जा रहे हैं, fx किधर की ओर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। fx 2 है नहीं, fx जो है वो 2 है नहीं, fx जो है वो 2 की ओर जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी वही हो रहा है, जैसे जैसे हम x इज इक्वल टू 4 की ओर जा रहे हैं, जो fx है वो 3 की ओर जा रहा है, वो 3 है नहीं। 3 अगर होता तब यहाँ पे डॉट लग जाता, वो 3 है नहीं। समझ में आई बात? लेकिन 3 क्यों लिखा, यस क्योंकि वो सर। 3 की ओर जा रहा है। जो अभी अभी हम जो टेबुलर फॉर्म में कर रहे थे, मैं सेम चीज को ग्राफिकल फॉर्म में कर रहा हूँ। यहाँ भी अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफ पर चल करके जा रहे हैं, तो वैल्यूज मिलता चला जा रहा है हमें, एफएक्स की अलग अलग, वो कभी भी 2 नहीं हो समझ रहा गए है, सर। 2 की हो जा रहा है। सिमिलरली राइट साइड से, और ये इसकी फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अब हम ये वैल्यू मैंने 2 और 4 क्यों लिया, इसका कोई लॉजिक नहीं, ये तो ऐसे ही ले लिया, आप चाहो तो कुछ और भी ले लो, है ना। अब एक और सिनारियो कंसीडर करते हैं। फिर से वही x इज इक्वल टू 4, क्योंकि अभी तक हम वही ले रहे थे। ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 4, और ये है मेरा y एक्सिस। हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि क्या लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ है क्या, तो हमें ग्राफ मिल गया ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ओपन नहीं है, ये डॉटेड है, ठीक है। तो हम इस पर चले, और इसकी वैल्यू मान लो 3 है, y इज इक्वल टू 3, तो हम इस पर चले ऐसे ऐसे, और पहुंच गए 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू 3। फिर हमने देखा कि राइट साइड में कोई ग्राफ है क्या, तो राइट साइड में भी ग्राफ मिल गया हमें। हम फिर से इस ग्राफ के ऊपर चले, और हम 3 तक पहुंच गए। तो RHL के लिए हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx, इसकी वैल्यू हो गई 3। तो दिस इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL। तो इसको हमने एक साथ क्लब करके लिखा लिमिट
x टेंड्स टू 4, अब प्लस माइनस की जगह इकट्ठा लिख दिया, fx इज इक्वल टू 3। तो यानी x टेंडिंग टू 4 पर लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर ये डॉट भी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मैं फंक्शन में x की जगह 4 रखूंगा तब मुझे वापस से 3 मिल जाए, यानी फंक्शनल वैल्यू भी 3 है। यानी x इज इक्वल टू 4 पर लिमिटिंग वैल्यू भी 3 आ रही है और फंक्शनल वैल्यू भी 3 आ रही है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिमिट fx x टेंड्स टू 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। तो ये आपको समझ में आया क्या क्या किया गया? थोड़ा बहुत समझ में यस आया? सर। चलो, अब जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस जब सर लिमिटिंग अगर वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू अलग आ जाती तो? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अलग आती है तो फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला ये कि इफ LHL and RHL does not exist, मैं एक्रोनिम लिख रहा हूं, आप समझ लेना। if LHL and RHL does not exist at x tending to a, does not exist as x tends to a, then limit does not exist at x is equal to a या x tending to a, जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। अगर x tending to a पर LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं या दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पहली बात होगी। दूसरी, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू a, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं but left hand limit is not equal to right hand limit, then limit does not exist at x is equal to a। तो देखो दोनों ही चीज को पढ़ लो, लिमिट दोनों ही जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पहले में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरे केस में दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है तब भी ये लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरी बात, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट as x tends to a and left hand limit is equal to right hand limit, but left hand limit equal to right hand limit not equal to fx, मतलब फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपस में दोनों बराबर हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। तो क्या होगा? देन लिमिट विल एग्जिस्ट एट x is equal to a, but function will be discontinuous at x is equal to a पर अब लिमिट तो एग्जिस्ट होगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा ये आपको मैं बताऊंगा, अभी लिख लेते हैं पहले। चौथा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट exists
as x tends to a and left hand limit is equal to right hand limit और ये fx यानी फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर होगा, देन फंक्शन will be continuous at x is equal to a। अगर कह दिया गया कि फंक्शन x is equal to a पर कंटिन्यूअस है तो आपसे ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा कि लिमिट x is equal to a पर एग्जिस्ट करती है क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर तो होंगे ही, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन अगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, उसके बारे में हमें चेक करना पड़ता है। तो इन चारों पॉइंट्स को समझ लो एक बार। क्या कहा गया, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपस में बराबर नहीं है, तब भी उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा, अगर दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हों और बराबर भी हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पर, और तीनों बराबर भी हो जाएं, तब फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस होगा। तो उसका एग्जांपल देख लो यहाँ पर। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शनल वैल्यू भी बराबर है, तो x इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके ऊपर वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो लिमिट x इज इक्वल टू 4 पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फंक्शनल वैल्यू 2 है और लिमिटिंग वैल्यू 3 है, तो ये दोनों अनइक्वल है, तो फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाओ तो LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप ये भी पूछ सकते हो, उस केस को भी देख लेते हैं कि ये डज नॉट एग्जिस्ट का क्या चक्कर है, तो उसको भी देख लिया। ये मेरा x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पर एक ग्राफ है fx का। तो हमने लेफ्ट साइड पे जाकर के ग्राफ से पूछा वो है क्या, तो हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। उस पर चल करके हम गए x इज इक्वल टू 4 की तरफ, देखा कि क्या किसी पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा है, तो नहीं, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट किधर जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मान लो ऐसे भी जा सकता है, RHL भी एग्जिस्ट नहीं करता, या हो सकता वो जाता और किसी पॉइंट पर मीट करता, अप्रोच करता, तो RHL तो एग्जिस्ट करता, लेकिन क्योंकि RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे केस में RHL भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम गए ग्राफ पर, देखिए कि ये तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, किसी भी पॉइंट पर अप्रोच नहीं कर रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सीधे लिख दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से जो आज पढ़ाया, या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। गुड, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है सर। ठीक है, तो वेरी गुड। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, मैं देसी भाषा में जो लेमैन्स लैंग्वेज होता है उसमें हम कंटिन्यूटी कैसे बोलते हैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, ये x इज इक्वल टू a है, कुछ भी है, और यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू ये है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि मैंने ग्राफ पर कहीं से स्टार्ट किया, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट,
मैं ग्राफ पर चलता गया, पेन से ग्राफ पर चल रहा हूँ और लेफ्ट से पूरे ग्राफ को कवर करने में मुझे अपने पेन को एक बार भी उठाना नहीं पड़े। समझ में आया? मैंने इस पर चलाना पेन को शुरू किया, एक बार भी अपने पेन को उठाया नहीं, इस पर रख के ऐसे ड्रॉ करता चला गया। अगर ऐसा कर पाया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। उसका भी देख लेते हैं एग्जांपल, कैसा कब होगा ये। जैसे मान लो ये ऐसे गया और यहाँ पर मान लो ये वैल्यू है RHL, आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है। अब मैं ग्राफ पर चलता हूँ, ऐसे गया, यहाँ तक गया। अब मुझे ये पॉइंट A है, B है, A से B तक आने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ेगा और मैं तभी जा सकता हूँ। आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी ना है, ऐसे भी तो आ सकते थे। ऐसे नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। ये तो एक्सिस हमने बनाया है, ये ग्राफ का पार्ट थोड़ी है। तो आप A तक पहुंचे यहाँ से, लेकिन अब आपको अगर B तक जाना है तो आप बिना कुछ ड्रॉ किए A से B तक नहीं आ सकते। आपको अपने पेन को उठाना पड़ेगा ऐसे और यहाँ पर रखोगे, तब आप वापस से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर उठाना पड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो गया और ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि देख के कैसे बताते हैं कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये समझ में आया तो फिर आप खुद से ही देख सकते हो कि अगर मैं आपसे कुछ ऐसा ग्राफ दे दूं आपको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इन जगहों पर आपसे पूछूं कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे क्या, तो आप बता सकते हो कि नहीं भाई ये कंटिन्यूअस तो दिख ही नहीं रहा है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा फिर मुझे जंप करके पेन को उठा करके यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस जैसा दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं है।